गवर्नमेंट फिजिक्स का जो अगला चैप्टर है वो है रेडियो एक्टिविटी। इस टॉपिक पे आपको जानना होगा। इसके पहले कौन सा चैप्टर पढ़े हो? न्यूक्लियस। तो वहाँ पे हम बताएंगे each atom have a nucleus that is the two type, small nucleus and some large nucleus. न्यूक्लियस के साइज में आपको बताया गया होगा कि द न्यूक्लियस which have less amount of nucleus is called small nucleus, and which have the more nucleons like more proton and neutrons, heavy nucleus is called large nucleus. The shape of small nucleus always is spherical, but large nucleus 10% deviation it like orbit. थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डेविएट हो जाता है। एंड द स्टेबिलिटी अगर है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो वहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज कर जाते हैं। तो आपने पिछले में देखा भी होगा कि न्यूक्लियस इज स्टेबल अंडर द न्यूक्लियर फोर्स। जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है, जो कंज्यूमिंग है, वो किस बेस पे काम करती है? न्यूक्लियर फोर्स पे। क्योंकि यहाँ पे जब न्यूक्लियस की साइज बड़ी होती है तो वहाँ पे सेपरेशंस थोड़े बढ़ने लगते हैं, डिस्टेंस इंक्रीज करने लगते हैं, जिससे न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा कम एक्टिव होता है और इससे अनस्टेबल हो जाता है। तो आपको पहले भी जानना है कि जो एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है उसकी साइज बहुत छोटी होती है, बट वो दो तरह का होता है। जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस कम होते हैं उसको हम स्मॉल न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा होते हैं उसको हम लार्ज न्यूक्लियस कहते हैं। जैसे न्यूक्लियस ऑफ कार्बन की न्यूक्लियस को देखो तो छोटा न्यूक्लियस है, 612 रहता है, इसमें सिर्फ 12 लोग हैं, 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन। लेकिन वहीं पे यूरेनियम का न्यूक्लियस देखो 235 238 उसके रेड आइसोटोप्स है। अब इसमें देखोगे तो इसमें कितने लोग भरे हैं? 235 लोग। इसमें कितने लोग भरे हैं? 12। तो जिसमें कम न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, और जिसमें ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। लेकिन बाद में ये थीसिस गलत हो गया, कम में भी अनस्टेबिलिटी आ जाती है। ये देखा गया रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। जब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के नंबर की रेशियो 1.3 से ज़्यादा होने लगती है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। एंड न्यूट्रॉन के नंबर और डिवाइड बाय प्रोटॉन्स के नंबर को अगर रेशियो ले और उस न्यूक्लियस में 1.3 से अबव आ रहा है तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे इसमें देखो, इसमें प्रोटॉन तो 6 ही होगा और न्यूट्रॉन 12 में से 6 घटाओगे तो भी 6 आएगा, 6/6 करोगे 1 आएगा, जो कि इससे लेस है। लेकिन इसमें प्रोटॉन बाद में होगा और न्यूट्रॉन जब घटाओगे तो 143 आएगा। 143 में जब 12 से डिवाइड करोगे तो 1.4 हो जाएगा। कितना आएगा? तो 1 पॉइंट इसमें रेशियो निकाला जाए कितना आ रहा है? 1 पॉइंट। इसमें रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा? 6/6 करके। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेट माइनस एटॉमिक नंबर। तो 12 में से 6 घटाओगे तो 6/6 कितना आ जाएगा? और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इतना माइनस इतना 143 बटे नंबर ऑफ प्रोटॉन इतना बाद में कितना आ जाएगा? तो ये इससे ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं? अनस्टेबल। मतलब उसमें न्यूक्लियर फोर्स उतना एक्टिव नहीं हो पाता है, उतना बढ़िया न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव नहीं रहता है। अट्रैक्टिव नेचर के फोर्स जो है वो वीक होने लगते हैं और इससे वो क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए आप 18-20 चीज़ों को इसे चपका दिए हो, गम लगा तो पकड़े रहेंगे कि नहीं? लेकिन धीरे धीरे गम अगर कमजोर हो जाए, वीक हो जाए तो एक एक टूटने लगेगा कि नहीं? टूट के। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो और न्यूक्लियस होते हैं वो किसके अंडर में बाउंड होते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। और जब न्यूक्लियर फोर्स वीक होने लगता है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, टूटने का डर हो जाएगा और वो हैवी न्यूक्लियस में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हैवी न्यूक्लियस क्या होते हैं? ये ब्रेक्स होते हैं, इसमें से कुछ पार्टिकल्स बाहर आते हैं, कुछ वेव्स बाहर आते हैं जिसको अल्फा, बीटा या गामा।
ये नॉन विजुअल होते हैं, मतलब ये दिखाई नहीं देते, ये उसी में से निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि ये न्यूक्लियस क्या है, अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि ये हैवी न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की रेशियो कुछ 1.4 के अप्रॉक्स जा रहा है, इसलिए ये अनस्टेबल हुआ है। तो जितने भी हैवी न्यूक्लियस होते हैं उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की रेशियो जनरली 1.3 क्रॉस कर जाता है, और क्रॉस करने के बाद में उसका न्यूक्लियस उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, उतना ज़्यादा रिजिड नहीं होता, और वो ब्रेक होने लगता है स्मॉल पार्टिकल्स में, मतलब उसमें से स्मॉल पार्टिकल्स बाहर आने लगते हैं, इसमें रेज बाहर आने लगते हैं, और इस सबको क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा। ये नॉन विजुअल होते, दिखाई नहीं देते। और इस जब ये काम होने लगता है तो ऐसी प्रॉपर्टी को ही नाम क्या दिया गया है, रेडियोएक्टिव। ये जो निकलते हैं ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर होते हैं, मतलब ये किसी को हथौड़ी मार के निकालने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप निकलते हैं। जब कोई काम अपने आप हो तो उसे क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस, मतलब द डीके ऑफ न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियस इन रेडियोएक्टिविटी। रेडियोएक्टिविटी में जो डीके होता है, डीके का मतलब टूटना, जो डीके हो रहा है, टूट रहा है, ये स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप होता है। लेकिन सब में होता है नहीं, जो स्टेबल न्यूक्लियस है उसमें नहीं होता है। जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की रेशियो 1.3 से अब जा रहे हैं, जो अनस्टेबल है, हैवी है, उनमें से ये होता है। क्या होता है? उसमें से रेज आते हैं, कुछ उसके डीके होते हैं, कुछ पार्ट्स बाहर आते हैं, जिसको हम अल्फा बीटा गामा कहते हैं। इस चीजों को सबसे पहले किसने पता किया? बेकुलर। कौन थे? बेकुलर। बेकुलर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कभी रेडियोएक्टिविटी की डिस्कवरी नहीं की थी, बल्कि इनको मिल गया था। जैसे आपको कभी कभी कुछ ढूंढो, कुछ मिल जाता है, कुछ ये अपना काम कर रहे थे। आपको पता होगा कि बेकुलर सर एक साइंटिस्ट थे, उनके लैब में जो उनका अलमारी था, उसमें फिल्म रखी थी, हाँ नहीं, उसमें वो ऑलरेडी यूरेनियम पहले से रखा था। जैसे रखते नहीं है, आपने देखा होगा जो मिस्त्री होते हैं उनको दराज में पेचकस है, पिलास है, नट है, बोल्ट है, कागज है, रस्सी है, धागा को मिला कर देते हैं। ऐसे वो क्या होता था कि इनके पास भी एक अलमारी का पार्ट था, उसमें वो बहुत सी चीजें केमिस्ट्री से रिलेटेड रखे थे, बहुत से डिवाइसेस थे, बहुत से सब्सटेंस थे, और उसी में यूरेनियम भी रखा था। उन्हें पता था कि यूरेनियम रखा है, लेकिन वो उसके बारे में कुछ जानते नहीं थे। एक रात ऐसा हुआ कि वो जल्दबाजी में घर निकल रहे थे लैब को बंद करके, और उनके पास एक फोटोग्राफिक प्लेट था, वो उसी में रख के चले गए। जबकि वो फोटोग्राफिक प्लेट नया था, एकदम फ्रेश था, उसमें कोई भी एरर्स नहीं थे, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं था, एकदम फ्रेश फोटोग्राफिक प्लेट था, न्यू फोटोग्राफिक प्लेट था, और रख के चले गए। उसको कल उनको काम था, लेकिन जब कल आके खोल के देखे तो एकदम ब्लैक हो चुका था। ब्लैक हो जाने की वजह से खराब हो जाता। आपका फोटोग्राफिक प्लेट मतलब जानते हो, एक्सरे प्लेट है, एक्सरे प्लेट क्यों जिससे एक्सरे कराते हो, वही वाला, वो काला हो जाता है कि नहीं हो जाता है? पहले काला रहता है नहीं, पहले काला नहीं रहता, जब उसके एक्सरे पड़ता है तब काला हो जाता है। तो वो रख के गए तो पूरा काला हो चुका था सुबह आए। तो उनको तो जानते हो साइंटिस्ट को कुछ सोचने की अलग ही क्राइटेरिया होती है, उन लोगों की तो बात ही अलग है ना। वो अगर मान लीजिए ऐसे पेन रख दिए हैं और ऐसे हो गया ना, तो पहले आगे सोचेंगे फील्ड तो नहीं लगा है क्या, कोई मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं इसको इधर किया है, मतलब हर चीज को बहुत डीपली लेते हैं। तो देखिए यार ब्लिक हो गया, आप तो कल एकदम फ्रेश रख के गए थे, उन्होंने हर सब्सटेंस को निकाला, उसमें से सबको निकाला, देखा कौन काला किया इसे, फिर नया नया प्लेट लेके आए, सभी ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक एक रख दिए, जितना उसमें सामान था सबके साथ एक एक रखे। 6-7 घंटे बाद देखे तो एक काला हो गया था, जो यूरेनियम के साथ रखा गया था। उसमें और भी सामान थे, सबके साथ अलग अलग करके दूर दूर करके सबके साथ एक एक प्लेट रख दिए, और 6 घंटा बाद फिर एक काला हो गया। वो कौन काला हुआ? जो यूरेनियम के साथ रखा गया। तब उन्होंने बताया कि वो यूरेनियम ही है इसमें का, जो हमारे फोटोग्राफिक प्लेट को रात में काला कर दिया था। कैसे काला किया होगा? मतलब इसमें से कुछ निकला होगा, जो जाके हमारे प्लेट को क्या कर दिया गया होगा, ब्लैक। चूंकि वो दिखाई तो दे नहीं रहा था, रेज होते हुए दिखाई दे रहे थे, बट उसके इफेक्ट तो शो हो रहे थे, फोटोग्राफिक प्लेट काला हो रहा था, उसका इफेक्ट आ रहा था। तो इफेक्ट की वजह से उन्होंने इस निकलने वाले रेज को उन्होंने नाम लिखा बेकुलर। क्या नाम दिया भाई? अब वैज्ञानिक है तो मौका मिल गया, छाप दिए कि रे इज बेकुलर रे दैट डिफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट एंड ओरिजिनेट बाय यूरेनियम। यूरेनियम से जो नॉन विजिबल रे आ रही है, जो फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर रही है,
रेडियो एक्टिव चाहे बेकुलर लिखो या रेडियो एक्टिव लिखो। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा गया? रेडियो इस सबस्टेंस को क्या कहा गया? रेडियो एक्टिव सबस्टेंस। क्या कहा गया? रेडियो एक्टिव सबस्टेंस। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा गया? ये प्रॉपर्टी को क्या कहा गया? रेडियो एक्टिविटी। क्या कहा गया? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी किसने खोजा था? रेडियो एक्टिविटी बेकुलर में। क्या खोजा था या एक्सीडेंट से मिला था? एक्सीडेंट। उनका कोई खोज नहीं था, वो अपना काम कर रहे थे और फिर उसी पे छोड़ भी दिए। अब मिल गया तो अपना नाम छपा दिए, बताए कि द यूरेनियम ओरिजिनेट द नॉन विजिबल रे that defect on photographic plate and it becomes black. The ray is called becquerel ray or radioactive ray and the property is called radioactivity. The कह सकते हैं decay of nucleus. The decay of nucleus. The decay of nucleus is called radioactivity. In which alpha, beta, gamma originate या come out from the nucleus. इसमें से क्या निकल के आते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। ये सबसे पहले ऑब्जर्व बाई बेकुलर। सो आप माइंड में रखना कि रेडियोएक्टिविटी इज डिस्कवर्ड बाय बेकुलर एंड द फर्स्ट रेडियोएक्टिव सबस्टेंस इज ऑब्जर्व बाय बेकुलर एज इन यूरेनियम। जो सब फर्स्ट सबस्टेंस रहा रेडियोएक्टिव का वो रहा यूरेनियम, एटॉमिक नंबर 92। लेकिन ये इसी पे काम करके बंद कर दिए, फिर वो अपना काम करने लगे। बाद में ओके मैडम क्यूरी है। हम सोच रहे थे मैडम क्यूरी खोज करी थी, गलत सोच रहे थे। आगे चल के मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की। रेडियोएक्टिविटी तो जानी गई थी ऐसा होता है, तो उन्होंने सोचा कि कोई बढ़िया रेडियोएक्टिव सब्सटेंस निकाला जाए जिसकी प्रॉपर्टी थोड़ी अच्छी हो। ये तो 6-7 घंटे काला कर पा रहा है, रखो तो धीरे धीरे डीके बहुत धीरे होता है, यूरेनियम के डीके बहुत धीरे होते हैं। इसकी इफेक्ट रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी होती है लेकिन बहुत लेस अमाउंट में होती है। बट ये मैडम की रेडियम क्यों ने किसकी खोज की? रेडियम 88 RA किससे निकाले थे? पिच ब्लेंड एक सब्सटेंस होता है जिसमें से इन्होंने उसको प्यूरिफाइड कर करके रेडियम निकाला। बहुत ज्यादा अमाउंट लिए थे, लगभग 1000 kg लिए थे। 1000 kg को 1000 kg पिच ब्लेंड को ये साफ करते रहे तो उसमें से उन्हें 15 ग्राम 1000 किलो को सफाए तब जाके 15 ग्राम क्या मिला? और इसकी खोज में रेडियम की जो रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी है वो यूरेनियम के कंपेयर में 10 लाख टाइम्स मच है। मतलब जो यूरेनियम 10 लाख दिनों में नहीं कर सकता है वो यूरेनियम 1 दिन में कर सकता है। इतनी तेज प्रॉपर्टी होती है, इससे इतना तेज डीके होता है कि लाइट ओरिजिनेट हो जाता है। गामा रेज लाइट होती है ना, आगे जाके जाओगे, एनर्जी होती है तो रेडियम चमकने लगता है। चमकने का मतलब क्या? उसमें से लाइट ओरिजिनेट होता है बहुत हाई रेट पे और बहुत तेज चमकता है रेडियम। चमकता क्यों है? डीके होने से। उसमें से अल्फा बीटा गामा आते हैं, उसमें जो गामा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसी की वजह से वो चमकता है। बेबी तो है ना लाइट। अब अगर पूरी स्टोरी को आप देखना चाहोगे तो हम बताएंगे कि न्यूक्लियस इज 2 टाइप, फर्स्ट द स्मॉल एंड सेकंड द हैवी न्यूक्लियस। फर्स्ट न्यूक्लियस स्टेबल in which ratio of neutron and protons number is less than 1.3 or 1.2, but the nucleus in which ratio of neutron number of neutron and neutron number of proton is greater than or equal to 1.3, it is the unstable nucleus and it decay spontaneous in the form of alpha beta gamma. It is observed by Becquerel in uranium that property of the substance is called radioactivity. The emergent rays is called radioactive ray or Becquerel ray, and then after some time Curie discovered the radium substance by pitch blende that had the much more radioactive property compared than uranium. And on the discovery of radium
मैडम क्यूरी बोथ इज ऑनर्ड बाय नोबेल प्राइज, दोनों लोगों को नोबेल प्राइज मिला। और ये वैसे शख्स थी जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला। आपको पता होगा हमारे साइंस की दुनिया में 2 बार नोबेल प्राइज लेने वाले 4 ही लोग हैं, उस 4 में एक मैडम क्यूरी का भी नाम है, जिनको एक ही लाइफ में कई बार नोबेल मिला है, 2 बार, 2 जगहों पे मिला, एक यहाँ मिला है, एक जगह और मिला है नोबेल प्राइज। तो 2 बार नोबेल प्राइज पाने वाले आज तक अभी सिर्फ 4 हुए हैं, उस 4 में एक इनका भी नाम है मैडम क्यूरी। अलग की बात है कि मैडम क्यूरी की डेथ होने का वजह उनका मसल कैंसर था, और मसल कैंसर हुआ किससे था? इसी रेडियम की डिस्कवरी की, क्योंकि रेडियम से बहुत हाई रेंज में क्या निकलते हैं? अल्फा बीटा गामा। वो अगर हमारे बॉडी में एंट्री ले ले तो हमें क्या हो जाएगा? मसल कैंसर, मतलब हमारे मसल खराब हो जाएंगे, सेल्स एंड टिश्यूज खराब हो जाएंगे, जिससे हमारी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो जैसे आज देखो कि दवा करते समय डॉक्टर कोरोना वायरस से बचने के लिए किट पहनते हैं, ऐसे लोग भी किट पहन के अपना प्रयोग करते थे, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाए, और वो रेंज अब इनके बॉडी में क्या चला गया? पार कर गया, सफिशिएंट अमाउंट में चला गया, जिससे दोनों लोगों को मसल कैंसर हो गया, और हस्बैंड वाइफ दोनों, इनके हस्बैंड से भी हुई, तो दोनों लोग ही कैंसर की वजह से मरे। लेकिन दुनिया में बहुत बड़ी ही डिस्कवरी लेके गए, जिसका नाम था रेडियम, मच मोर रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस था, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। बात आती है ये जो अल्फा बीटा गामा इनका कंपेयर स्टडी क्या है? आपने बहुत क्लास 9 में पढ़ा होगा द डिफरेंस बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है, जो निकलता है वो क्या है? तो अल्फा इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। क्या है ये? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एक एलिमेंट होता है, आपको पता होगा। हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर उन दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो फिर वही कुछ नहीं बचेगा, न्यूक्लियस। और उसी न्यूक्लियस को 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन वाले कंपो पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं? अल्फा इज नथिंग, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, मींस ए कंपो ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 प्रोटॉन ले लो और 2 इलेक्ट्रॉन कंपो पार्टवा जो है 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, हीलियम के न्यूक्लियस में इतना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। ये क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन। क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज, मोबाइल मतलब समझो चलना, मोबाइल का मतलब होता है चली, जो चले वही मोबाइल है, मूव से बना हुआ है, तो मोबाइल का मतलब चलने वाला, जो बहुत तेज चलने वाला, हाई मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाई का मतलब धीरे चले या तेज? तेज। जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से चले तो उसी का नाम क्या हो जाता है? बीटा। बीटा इज नथिंग, इट इज द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, तेज चलने वाले इलेक्ट्रॉन को बीटा कहते हैं। और अल्फा क्या है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम का न्यूक्लियस है। और गामा तो सुने होंगे यहाँ क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपने पीछे पढ़ा लाइट इज द वेव। लाइट में आपने देखा विजुअल लाइट, विजुअल रीजन, वायलेट टू रेड जो आपको दिखाई देता है कलर्स, वो क्या है? विजुअल रीजन। उसके पीछे क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट, वो भी एक वेव है। उसमें एक्सरे आता है, एक्सरे भी एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। गामा ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सब भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो विजुअल रीजन, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, एक्सरे, गामा रे, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब फोटॉन। एक और प्लान बात करें तो सब क्या है? फोटॉन है। सबकी बस वेवलेंथ में डिफरेंस है। अब जिसकी वेवलेंथ 3800 टू 7500 7800 तक होता है, उसको हम विजुअल रीजन में डालते हैं। इनसे कम हो जाए तो एक्सरे में डालते हैं, सॉरी अल्ट्रावायलेट में डालते हैं। अल्ट्रावायलेट से कम हो जाए वेवलेंथ तो एक्सरे में डाल देते हैं। उससे भी कम हो जाए तो गामा रे में डाल देते हैं। तो हमारे जो होते हैं, अगर इससे बात करें तो पहले तो तीनों को आपको जानना पड़ेगा। अल्फा इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, बीटा इज द हाई मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड गामा इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, हैवी कौन होगा? अल्फा। क्यों अल्फा हैवी होगा? क्योंकि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वजन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन वजन होता है। इलेक्ट्रॉन में हमने कब कंपेयर होता है कि अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन 10,000 kg के है तो इलेक्ट्रॉन 1 किलो का है। और जबकि इसमें 4 लोग बैठे हैं तो 4 उस तरह देखा जाए तो 40,000 किलो हो गए। न्यूक्लियस कितने का हो गया? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन इकट्ठे 10,000 किलो का तो 40,000 हो गया। और इलेक्ट्रॉन 1 किलो है, तो बड़ा कौन? प्रोटॉन न्यूट्रॉन बड़े हो। और न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बड़ा है, अल्फा बना, तो अल्फा बड़ा कि बीटा?
जबकि बीटा में 2 इलेक्ट्रॉन 1 किलो वाला, तो ये ज्यादा आईवी मास होता है, इसके मास छोटे होते हैं। क्या होते हैं? इतना छोटे नहीं, बहुत छोटे होते हैं, इनके कंपेयर में बस इतने छोटे रहेंगे और छोटे। और इनकी पढ़े हुए रेस्ट मास ही होता है, इसके पीछे नहीं आया होगा, जहां हमने बताया होगा द मास ऑफ फोटॉन, अगर वो रेस्ट में हो तो 0 और जब मोशन में हो तो h/λc, नहीं पढ़ाए थे वाइटल वेव्स में बताया। तो आपको बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसका रेस्ट मास ही 0 होता है, मतलब बहुत ही छोटा का मास ही नहीं है, रेस्ट में रहता है। अगर रेस्ट में नहीं रहता तब थोड़ा सा मास आएगा, कितना आएगा? h/λc निकाले होंगे या बराबर मेटल वेव्स में फार्मूला। तो अगर हम दूसरी लाइट की कंपेयर करें तो अल्फा इज वेरी हाई, बीटा इज मच लेस एंड गामा इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच रेस्ट मास इज 0। तेज कौन चलेगा? गामा। बीटा सबसे हैवी है तो इसकी वेलोसिटी धीरे होगी, इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी, तो इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि लाइट है, इसकी वेलोसिटी तो आपने पढ़ा होगा ना, इससे लाइट स्पीड से चलेगा तो उससे तेज कौन चल पाएगा? अच्छा, पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर मतलब होता है भेदन क्षमता, किसी में कितना भेद दोगे, कितना अंतर चले जाओगे। तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है वो पेनिट्रेट ज्यादा करेगा, जिसकी कम होती है वो ज्यादा वाली। तो ज्यादा वेलोसिटी किसकी है? मतलब इसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर और ज्यादा होती है इसकी। ये 1 सेंटीमीटर ठीक आयरन प्लेट को क्रॉस कर देता है, 1 सेंटीमीटर मोटा रहे आयरन का प्लेट, 1 सेंटीमीटर मोटा तो पार कर देगा। कौन? इधर से मारो तो निकल जाएगा। ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर मोटा लोहा ले लो, इधर से बीटा मारो उधर से निकल जाएगा लोहे को क्रॉस करके। और ये 100 सेंटीमीटर को क्रॉस कर जाता है, मतलब इतना मोटा लोहा ले लो, इधर से मार दो काम उधर निकल जाएगा। लेड को नहीं पाता है, लेड को ही नहीं पाता, किसको? लेड को ही नहीं पाता बाकी। लेड जो है वो रेडियोएक्टिव का लास्ट प्रोडक्ट है, जान पाओगे। अब इसके बाद में पेनिट्रेटिंग की पावर के बाद में बात करें इफेक्ट, तो फोटोग्राफिक प्लेट को तीनों क्या कर देते हैं? ब्लैक। ये भी ब्लैक करता है, ये भी ब्लैक कर देता है और ये भी ब्लैक, मतलब तीनों की तीनों है जो फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ेंगे तो उसे हम ब्लैक कर देंगे। तीनों की एक क्वालिटी रही है। अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज में कैसा है? ये पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि न्यूक्लियस है तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव चार्जेबल होता है, ये न्यूट्रल होता है। मतलब अल्फा इज द पॉजिटिव चार्जेबल होता है क्योंकि न्यूक्लियस है, बीटा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्जेबल होता है और वो न्यूट्रल होता है। अगर चार्ज के बाद में आप बात करो इनके फील्ड इफेक्ट इन फील्ड, तो ये डेविएट होगा, लेकिन ये डेविएट आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज जाता है तभी वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जाओगे कोई चार्ज जाएगा तो फोर्स लगेगा कि नहीं? और मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तब भी लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड में जो लगता है वो QVB sin थीटा लगता है, QVB sin थीटा लॉरेंज वाला, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो Q लगता है। लेकिन अगर ये अल्फा और बीटा चार्जेबल है तो ये फील्ड में जाने के बाद क्या होते हैं? डिफेक्ट हो जाते हैं, मतलब डेविएट हो जाते हैं, अपने रास्ते से मुड़ जाते हैं, डेविएशन आ जाता है, बट गामा जाता है नहीं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ से हम रेडियो रेज को भेजें और यहाँ प्लस प्लेट लगा दें और इधर माइनस प्लेट लगा दें तो इसमें से जब अल्फा निकलेगा तो इधर भाग जाएगा नेगेटिव, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव पे भाग जाएगा। यहाँ से अगर बीटा निकले तो किस पे भाग जाएगा? पॉजिटिव पे, क्योंकि ये नेगेटिव होता है तो गामा निकल जाता वो बिना डेविएट किए ही निकल जाएगा क्योंकि उसमें चार्ज होता नहीं है तो वो फील्ड से इफेक्ट नहीं करता। मतलब फील्ड में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ मुड़ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाते हैं, बट जो न्यूट्रल होते हैं उनके कोई भी फील्ड का इफेक्ट तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है, बीटा में भी इफेक्ट पड़ेगा नहीं गामा पे। तो इस तरह हम लोग डिफरेंस को ले सकते हैं। बात आती है सोडी-रश लॉ। सोडी-फजात पसंद हो, सोडी-फजात रूल। ये क्या बोले हैं? ये कह रहे हैं कि
ये बदलते रहते हैं। कैसे? पहला, अगर आपका अल्फा रे का डीके हो रहा है, अल्फा निकल रहा है, तो जो एटॉमिक नंबर होगा वो 2 से है, वो 2 डिक्रीज करेगा, और जो एटॉमिक वेट होगा 4 वो 4 से डिक्रीज करेगा। अगर आपका दूसरा बोले कि बीटा रे जब डीके करेगा, बीटा पार्टिकल्स निकलेगा, तो एटॉमिक वेट नंबर 1 से इंक्रीज करेगा, 1 से, और एटॉमिक वेट में नो चेंज। अरे बीटा में अलग नंबर बढ़ता है। हाँ, इसमें नो चेंज। और जब गामा निकलेगा था नो चेंज, एटॉमिक नंबर भी नहीं चेंज होगा और एटॉमिक मास या वेट जो भी करते हो वो नहीं चेंज होगा। चौथा जो मैंने बताया, ऑल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस फाइनली चेंज इनटू लेड। मतलब हर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डीके होते 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 कहाँ हो जाता है? लेड। जब वो लेड बन जाता है तो वहाँ स्टेबल हो जाता है, फिर उसके बाद डीके नहीं होता है। और जितने रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है उसका डीके चलता रहे, डीके चलता रहे, डीके होता रहे, तो फाइनल कहाँ जाकर रुकेगा? लेड पे। मतलब उसका फाइनल प्रोडक्ट लेड होता है। लेड जब बन जाएगा तो उसी में रुकेगा। तो सोडियम फिलामेंट की कितनी स्टेटमेंट है? 4। ऑन द इन डीके ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस व्हेन इट डीके वन अल्फा पार्टिकल देयर एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 एंड एटॉमिक मास डिक्रीजेस बाय 4. इफ इट रिलीज one beta particle then atomic number increases by 1 but atomic weight atomic mass no change. And when gamma ray released by radioactive substance then there are no change in atomic number and atomic weight. कोई भी atomic number और atomic weight में change नहीं होगा. And all radioactive substance finally converted into lead after completely decay. जब वो completely decay हो जाएगा तो lead हो जाएगा. समझ में आया? फिर देखा गया कि decay of radioactive substance क्या है? तो ये देखा गया कि इट इज द लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसके तरह है? फर्स्ट ऑर्डर। रिएक्शन पढ़े हो फर्स्ट ऑर्डर? यस सर। वहां बताएगा होगा कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, 1 पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब आपको क्या पढ़ाया जाता है? केमिकल काइनेटिक्स, ओरिजिन थ्योरी, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, वहां पे बताया गया होगा। और वहां पे आपको पता होगा द डीके ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट इज आल्सो डिपेंड ऑन द इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। मतलब जैसे रिएक्शन में आपको बताया जाता है कि कागज ज्यादा लोगे तो तेज चलेगा, कागज कम लोगे तो धीरे चलेगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कितना रिएक्टेंट है। लाइक दिस द डीके ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल अमाउंट। ज्यादा अमाउंट में लोगे तो ज्यादा डीके होगा, तेज तेज डीके होगा। कम अमाउंट में लोगे तो धीरे धीरे डीके होगा। जैसे कागज ज्यादा जलाते हो तो जल्दी जल्दी जलता है, कम जलाते हो तो धीरे धीरे जलता है। तो जो रिएक्शंस होते हैं वो अपने इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। ऐसे हमारे डीके ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिपेंड ऑन द इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का डीके है वो उसके इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड करता है। और इस पे आपके पास दो फार्मूले पड़े होंगे, T = 2.303/K log A naught by A। यहाँ चलेगा A naught by वहाँ A naught by A होता था। A naught होता था इनिशियल कंसंट्रेशन और A होता था रिमेनिंग कंसंट्रेशन या फाइनल कंसंट्रेशन। ऐसे यहाँ पे N naught इनिशियल अमाउंट और N है फाइनल अमाउंट। तो यहाँ पे K होता था वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ है डीके कांस्टेंट। क्या है? किसी किसी रूप में लेम्डा भी लिखा है, तो लेम्डा लिखा है या के लिखा है, दोनों ही कांस्टेंट का काम करते हैं। लेम्डा लिखा है तभी बताएगा डीके कांस्टेंट, के लिखा है तभी वो बुक के डिफरेंट पे आता है। और वहाँ हाफ लाइफ भी पड़े होंगे ना कि हाफ इक्वल टू 0.369 पढ़े होंगे नहीं फर्स्ट ऑर्डर में। हाफ लाइफ क्या होता था? द टाइम इंटरवल इन व्हिच द हाफ रिएक्शन इज कंप्लीट। वर्क सम टाइम जिसमें आधा रिएक्शन हो जाए उसको क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। ऐसे यहाँ बताएंगे द टाइम इंटरवल इन व्हिच हाफ ऑफ द सब्सटेंस डीके इज कॉल्ड हाफ लाइफ।
वह टाइम जिसमें आधा सबस्टेंस डीके हो जाए उसको क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ, और टी हाफ इक्वल टू लाइक दिस, वही का फार्मूला 0.693 अपॉन के। के क्या है यहाँ पे, क्या है के, डीके कांस्टेंट, और वहां क्या होता था, रेट कांस्टेंट। जब रिएक्शन चलता था तो वहां क्या होता था, रेट कांस्टेंट। यहाँ ए नाम बाई ए चलता है, जो अगर केमिकल काइनेटिक्स याद आएगा तब आप पढ़ाएगा होगा केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में। इसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए कुछ और भी टॉपिक्स यूज करते हैं, जैसे कि टाउ इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ। अब तो जो टाउ क्या है, तो टाउ क्या होता है, देखो आपने याद नहीं आ रहा है, एवरेज लाइफ क्या होता है, और टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ। दो लाइफ होता है, एक एवरेज लाइफ और एक हाफ लाइफ। टाउ को डिफाइन करना होगा कभी तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हो 1/k। टाउ क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट, के का रेसिप्रोकल क्या बताएंगे, व्हाट इज द एवरेज लाइफ, बताएंगे द रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट इज कॉल्ड एवरेज लाइफ। इट इज डिनोटेड बाय टाउ, टाउ इक्वल टू 1/k, 1/k डीके कांस्टेंट का रेसिप्रोकल, the reciprocal of decay constant is average life. What is the relation between half life and average life? There are the relation between average life and half life. Average life tau equal to 1.44 into t half, मतलब half life. Tau equal to average life और t half equal to half life. नेक्स्ट फार्मूला जो इसका हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं n इक्वल टू n नॉट हाफ पे पावर n स्मॉल, where small n equal to the ratio of t divided by t half. न्यूमेरिकल यहाँ से कैसे लगेगा, हम बताते हैं n is the remaining amount, कितना अमाउंट बचा है, n नॉट इज द इनिशियल अमाउंट, कितना तो इनिशियल लिए थे, और स्मॉल n इज द t by t half। t मतलब किस टाइम पे पता करना चाहते हो, और t half मतलब तो हाफ लाइफ है। जैसे आपका पता चल गया कि एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ 3 ईयर है, कितना है, एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ कितना है, 3 ईयर है। और आप बता, हम 10 किलो का रख दें, तो इनिशियल अमाउंट कितना रख दें, 10 किलो, तो 9 साल बाद कितना बचेगा, ये जानना चाहते हो तो पहले हम आएंगे, कहेंगे कि हमारा टाइम है 9 साल, टी हाफ है 3 साल, 9/3 कितना आ जाएगा, 9/3 को यहाँ 3 आएगा, इस मान लीजिए 3 आएगी, 3 यहाँ रख देंगे। फिर यहाँ आपने इनिशियली कितना लिया था, 10 किलो, 10 किलो डाल के साथ करोगे कैपिटल बता देगा कि कितना बचा है, और 10 साल बाद 9 साल बाद कितना बचा रहेगा वो आपको बताएगा। ये फार्मूला रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के न्यूमेरिकल में ये यूज होगा, ये यूज होगा, क्या कि कोई डिफिनेशन से वो यूज होंगे। आगे आपने यूजेज ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, यूजेज क्या है, तो आपको पता होगा कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में अलग अलग चीजों का अलग, जैसे आयोडीन का 131 रेडियोएक्टिव होता है, हर आपको पता होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप देखो 1H1, 1H2, 1H3, इसमें लास्ट वाला रेडियोएक्टिव है, निकाल लो चाहे, न्यूट्रॉन तो है नहीं उसमें, 3 में से एक निकालोगे तो, और प्रोटॉन क्या है, एक, न्यूट्रॉन 2, प्रोटॉन 1, 2/1 कितना है, 2/2 कितना है, 2 इससे ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, ज्यादा है तो रेडियोएक्टिव होगा कि नहीं होगा, तो कह रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो अगर हमसे ज्यादा आया रेडियोएक्टिव होगा। मतलब जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं उसमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम 1H1, 1H2 और 1H3 में जो लास्ट वाला है ट्राइटियम वो रेडियोएक्टिव होता है, मतलब अनस्टेबल होता है। ऐसे कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों होते हैं, जिसमें कार्बन 14 क्या है, रेडियोएक्टिव होता है। जैसे आयरन के 3 लोग हैं, आयरन 55, आयरन 56 और आयरन 58, इसमें ये वाला क्या है, रेडियोएक्टिव होता है। ऐसे आपको बहुत से मिलेंगे जो रेडियोएक्टिव होते हैं। तो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसों में बातें यूज है। तो आयोडीन, आपको पता होगा आयोडीन की डिफिशियंसी से हमें कौन सा प्रॉब्लम आता है, थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड की दिक्कत होती है ना। तो ट्रीटमेंट थायराइड ग्लैंड जो होता है इसके ट्रीटमेंट में हम क्या यूज करेंगे, आयोडीन 131 या फी के आयरन के से क्या होता है, एनीमिया, ब्लड का प्रॉब्लम आता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, हमारे स्किल्स फटने लगते हैं और अपने आप ब्लड
और उसमें से क्या आएंगे, ब्लड निकलने लगेगा। दैट इज द एनीमिया। एनीमिया कब होता है, जब हमारे बॉडी में आयरन के प्रॉब्लम्स आते हैं, और उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, आयरन 58। तो जितने भी आइसोटोप्स होते हैं, जो भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, उनका यूज ट्रीटमेंट में लिया जाता है। आयोडीन 131 का थायराइड ग्लैंड के ट्रीटमेंट में, आयरन 58 का, आयरन 58 एनीमिया के ट्रीटमेंट में, ऐसे कोबाल्ट कितना होता है, कोबाल्ट वाला है ऐसा क्या मुझे कोबाल्ट 65 का क्रॉस होता है, ये लगभग क्रॉस 65। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या 60 ऐसे होता है, वो तो तापर का है। यहाँ पे इसका रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो होता है, जो भी इसका रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होगा वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। किसके ट्रीटमेंट में, तो ये थायराइड ग्लैंड के ट्रीटमेंट में, ये एनीमिया के ट्रीटमेंट में, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में, ऐसे कार्बन 14 इसका यूज ट्रीटमेंट में नहीं होता है, बल्कि किसमें होता है, कार्बन डेटिंग। ना सुनो कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग is a process in which the age is calculated for a old substance। किसी भी पुराने चीजों का एज पता करने के लिए वो कितना पुराना है, इसके लिए साइंस जिस प्रोसेस को फॉलो करती है उसका नाम क्या है, कार्बन। डेट का मतलब होता है डेट पता करना। कार्बन डेटिंग, जैसे सुने होंगे कि ये 500 साल पुराना है, ये मंदिर 1000 साल पुराना है। अब 1000 साल पहले उनके अब्बा पूछते नहीं कि वो बता के गए हैं, वो क्या करते हैं, वहां से उस मिट्टी को, उस सीमेंट को, उस मिट्टी को, उस लकड़ी को लाते हैं जो उसमें लगा, और उसकी क्या की जाती है, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में रियली होता क्या है, कार्बन 14 जो रेडियोएक्टिव पार्ट है उसी के अमाउंट की कैलकुलेशन होती है, और उसके बेस पे हम लोग उसके एज को फिक्स कर लेते हैं कि वो कितने साल पुराना है। जैसे ये बेंच कितने साल पुराना है ये पता करना है, तो साइंस हमारी कार्बन डेटिंग करके थोड़ा सा टुकड़ा आपको दे दो, तो कार्बन डेटिंग करके बता देती है कैसा साल पुराना है। मतलब लकड़ी